ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में कॉन्सेप्ट विद सुनील में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नाटो, है ना। बहुत से आजकल नाटो का नाम आ रहा है, न्यूज़ में भी सभी जगह नाम आ रहा है कि नाटो क्या है सर। नाटो की वजह से ही यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चालू हुआ है, तो इसके बारे में जानने की इच्छा है। तो ये क्या है नाटो, तो नाटो के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, है ना। मेरे जो जितना भी मेरा एनालिसिस पार्ट रहता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में सबको तो पता चल जाता है कि नाटो क्या है, क्या चल रहा है। हम लोगों को जो एनालिसिस का मेन मुद्दा ये रहता है, हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं किससे, दुनिया से, और किसको क्या करना चाहिए और अपने भारत की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये एक एनालिसिस में जो एक स्कॉलर होता है उसमें और एक न्यूज़ चैनल में ये डिफरेंस होता है। तो आप कोशिश क्या करिए कि कोई भी न्यूज़ आप देखते हैं किसी भी मैटर या किसी भी मुद्दे पे, तो आप एनालिसिस वाली न्यूज़ देखिए। जो स्कॉलर लोग बताते हैं वो आपको उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज़ प्लस माइनस जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम तुरंत चलते हैं इधर पे, देखते हैं कि नाटो क्या है। तो पहले समझते हैं कि नाटो क्या है ना। आप देखेंगे नाटो, NATO, नाटो, या हिंदी में लिख देंगे तो नाटो। नाटो क्या है, नाटो के बारे में जानेंगे कि नाटो है क्या। नाटो एक्चुअली में सिंपल शब्दों में बोला जाए तो नाटो एक सैन्य संगठन है। क्या है, एक सैन्य संगठन है जिसमें से कितने टोटल 30 देश हैं। टोटल 30 देश हैं, 30 कंट्री हैं। टोटल 30 कंट्री का एक क्या है, आपस में इन लोगों का एक संगठन है ना। कौन सा संगठन है, सैन्य संगठन है। मतलब जो कि एक दूसरे, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक नाटो के किसी देश पर अगर कोई दूसरा देश उस पर हमला करेगा तो बाकी के बाकी, मतलब सभी के सभी 30 देश उस देश के ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे। ये इनका मेन मोटिव है। मतलब क्या हुआ था, इसके भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा स्टार्टिंग से कि क्या होता है। इसका बेसिक समझिए कि एक सैन्य क्या है, संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में क्या किया गया था, इस संगठन की स्थापना रखी गई थी और इस संगठन बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है आपका, हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम में। कहाँ पर है, बेल्जियम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 4 अप्रैल 1949 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेल्जियम में है। टोटल अभी कितने देश हैं इसके अंदर, 30 देश हैं, ठीक। अब समझते हैं आगे कि जो नाटो है, तो ये चीज़ हो गया, इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया। इनका जो उद्देश्य था इसको बनाने का, नाटो का, तो इसकी हिस्ट्री पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, है ना। हिस्ट्री में जाने से पहले थोड़ा सा नाटो का फुल फॉर्म समझते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो ये लिखा हुआ है NATO, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिख देता हूँ यहाँ पास, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है, जिसमें 30 कंट्री हैं, 30 देशों का एक संगठन है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये कहाँ है, ये देश है कहाँ, उसको समझिए। अगर आप वर्ल्ड के मैप में जाएंगे, है ना, तो वर्ल्ड के अगर आप मैप में जाओगे तो देखिएगा, है ना, यहाँ पास क्या है, ये आपका USA है, दक्षिणी अमेरिका, आपका उत्तरी अमेरिका, USA बसा हुआ है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पास बसा हुआ है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये क्या बसा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका, ठीक। इसके यहाँ पास आप राइट हैंड साइड जाओगे साउथ अमेरिका के, तो यहाँ पास क्या बसा हुआ है आपका, अफ्रीका। ये क्या है, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसके अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ पास है आपका क्या है, यहाँ पास है आपका यूरोप। और इसके बीच में जो एरिया छूटा हुआ है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पास एक्चुअली में अटलांटिक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक वो है, ओशियन है, अटलांटिक
अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है ना, समुद्र है, क्या नाम उसका, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशियन के दो पार्ट है आपका, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक है, अमेरिका को इसमें है ना, जो दक्षिणी अमेरिका है इसको शामिल नहीं किया गया, किसमें, आपके इधर नाटो में मेंबर नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अमेरिका है और यूरोप के बहुत सारे देश है। यूरोप भी दो पार्ट में बटा हुआ है बेटा, एक है आपका ये वेस्ट यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप, और इधर साइड का जो एरिया है आपका क्या है, ईस्ट यूरोप है ना। यूरोप में अगर आप कभी जाओगे तो जो ज़्यादातर मतलब समृद्ध यूरोप है तो वो ज़्यादातर क्या है आपका, वेस्टर्न यूरोप के ज़्यादा समृद्ध है, आपका ईस्टर्न यूरोप थोड़ा सा कम समृद्ध है। तो यूरोप और अमेरिका के देश आपस में मिलकर 1949 में एक क्या किए, एक संगठन बनाया जो कि एक सैन्य संगठन था। उनका मतलब ये था कि यूरोप में बहुत सारी छोटी छोटी क्या थी, कंट्री थी, है ना। अब ये इसकी कहानी को थोड़ा सा हिस्ट्री में समझिएगा कि क्या हुआ था। 1949 है, तो 1949 ये किस समय का दौरान था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय है। 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके तुरंत बाद ये क्या हुआ था आपका, इसका निर्माण हुआ था, किसका, नाटो का। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री आपस में मिलकर इन्होंने एक प्लान किया। अमेरिका के बहुत सारे इस समय एक दो ग्रुप चलते थे, एक अमेरिका चलता था है ना, पूरे जो विश्व में दो महाशक्तियां थे उस टाइम पे, एक अमेरिका था और दूसरा क्या था आपका, सोवियत संघ था, है ना, जिसका मेन देश कौन था, रसिया था। तो अमेरिका और रसिया दोनों में क्या रहती थी, ठनी रहती थी, दोनों जानी दुश्मन हैं, ठीक है, दोनों का लड़ाई चलता था। तो वो क्या करता था कि जो सोवियत संघ था वो छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में मिलाना चाहता था, है ना, वासना करके उन लोगों का ग्रुप रहता था, एक ट्रीटी उन्होंने साइन कराते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने रसिया जो सोवियत संघ था वो छोटे छोटे देशों को क्या करते थे, अपने में मिलाने की कोशिश करते थे। अमेरिका लोग क्या किए, जो रशियन एम्पायर है, आज भी रसिया है, तो एक्चुअली वो कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार की सुनी जाती है, ना कि जनता की सुनी जाती है। जनता की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, जो सरकार बोलेगी, जैसे चाइना में है, आपको वही मानना है, नहीं मानोगे तो आपको बम से उड़ा दिया जाएगा, खत्म कहानी, है ना। आपको ज़्यादा आंदोलन नहीं करोगे, जैसे अपने इधर हो रहा है, देख रहे हो कि आए दिन आंदोलन होता है, वहाँ आंदोलन होता है तो सीधे आर्मी का एक वो आता है, टैंक आता है, एक गोला मारता है, सबके सब आंदोलन करता, रफा दफा, ठीक है। तो कम्युनिस्ट में सरकार की ज़्यादा सुनी जाती है, जनता की कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जो अमेरिका लोगों ने ये गठित किया था संगठन आपका नाटो, ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री का है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पे जनता की क्या होती है, सुनी जाती है। तो देश में पूरी दुनिया में दो ही ग्रुप बने हुए थे, तो दोनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा देशों को क्या करते थे, अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का ब्लेम ये था कि जो रसिया है या सोवियत संघ है वो छोटे छोटे देशों को क्या करता है, वो मतलब उनकी ज़मीनों को हड़प रहा है, या दो तरीके से, या तो उनको कूटनीतिक तरीके से, या तो उनको युद्ध की धमकी देकर। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने ये बोला आपके यूरोपियन कंट्री को कि आप जो छोटे छोटे देश हैं, हम लोग एक संगठन बनाते हैं नाटो, है ना, और इसमें आप लोग जुड़ जाइए सब लोग, है ना, और इसमें अगर कोई भी देश आपके ऊपर हमला करेगा तो हम लोग सभी देश आपस में मिलकर उस पर हमला करेंगे, ठीक है। तो ये उसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि नाटो का जन्म क्यों हुआ, है ना, उसके पीछे की क्या कहानी है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी थी कि नाटो यहाँ से ये अपना करना चाह रहा था और सोवियत संघ अपने में बनाना चाह रहा था, जहाँ से जाके ये नाटो को क्या किया गया, नाटो बना, ठीक। अब क्या होता है, आगे भी थोड़ा समझते हैं कि नाटो वर्क कैसे करता है, ठीक है। नाटो का जो वर्किंग कल्चर है, तो एक्चुअली नाटो में सभी देशों से क्या होती हैं कि सभी देश अपनी अपनी क्या करते हैं, फोर्स भेजते हैं, और उनकी एक नाटो सेना बनती है। क्या बनती है, नाटो आर्मी बनती है। नाटो की एक अपनी आर्मी है, ऐसा नहीं, इसमें जितने भी 30 देश हैं, सभी देश अपनी अपनी तरफ से सेना भेजते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, नाटो की सेना में जाकर क्या होते हैं, भर्ती होते हैं और नाटो के लिए काम करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी सैनिक व्यवस्था, है ना।
अब दूसरा चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि इसकी फंडिंग इंपॉर्टेंट है कि इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। फंड मतलब फाइनेंशियल, है ना, फंडिंग। तो फंडिंग का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि इनकी जो मीटिंग होती है तो सभी देशों को ये किया गया कि हर एक देश अपनी जीडीपी का, जितना उसका जीडीपी है उसका 2 to 3% क्या करेगा, इसमें लगाएगा। कितना लगाएगा, मिनिमम 2 से 3% देगा। इसमें बहुत से शक्तिशाली देश इसके मेंबर हैं, जैसे आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, और यूके हो गया, स्पेन हो गया, है ना, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, है ना। तो ये सब बहुत से इसमें देश, 30 देश हैं, है ना। तो ये सभी इसके मेंबर हैं। तो इन लोगों की तो बहुत इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि इसके पास फंडिंग की समस्या नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या रह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है वो कौन करता है, नाटो को चलाने में फंडिंग सबसे ज़्यादा कौन देता है, यूएस देता है। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व है उसका इसका है, नाटो में यूएस का है। मतलब यूएस की बात को क्या किया जाता है, माना जाता है, इसको बहुत तवज्जो दिया जाता है, ठीक। ये कहानी है ना, नाटो की। अब क्या हुआ, इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। किसका, अभी जो वार चल रहा है किसका, रसिया और यूक्रेन का। अब यूक्रेन ये चाह रहा था, नाटो वालों ने पहले ये बोला, अमेरिका ने मिलके ये यूक्रेन को कि आप ऐसा करो, आप इसके नाटो के मेंबर बन जाओ, और आप नाटो के जैसे मेंबर बनोगे तो इन लोगों के उसमें लिखा हुआ है ना, जो भी इनका वो है रिटर्न फॉर्मेट में, है ना, कंडीशन कि भाई अगर आप पर कोई देश आक्रमण करेगा तो पूरे वो आक्रमण पूरे नाटो पे माना जाएगा, है ना। तो नाटो सेना फिर उस देश के ऊपर एक साथ मिलकर आक्रमण करेगी, ठीक। तो अभी के समय में नाटो बहुत स्ट्रांग संगठन है। किस रूप में, आपके सैनिक संगठन के रूप में बहुत शक्तिशाली संगठन है पूरे विश्व में। दूसरी चीज़, इसके पास फंडिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि सभी देश वो हैं डेवलप्ड कंट्रियां हैं मैक्सिमम, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है ना। तो इसी को यूक्रेन बोला कि ठीक है कर लेते हैं, नाटो बोला आप मेंबर बन जाइए, यूक्रेन बोला ठीक है बन जाते हैं, रसिया बोला हम आपको मेंबर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसी को लेके यही मेन कारण है, नाटो की वजह से ही क्या हो रहा है, आज यूक्रेन में 27 से 28 दिन हो गया और अभी भी यूक्रेन का और रसिया का क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक। यूक्रेन और रसिया का विवाद चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। इससे क्या हुआ, नाटो अब फिर जब ये युद्ध शुरू हो गया तो नाटो इससे पीछे हट गया। किससे, कि नाटो स्टार्टिंग में कि हम आपको ठीक है बोल रहे हैं कि नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, यूक्रेन भी बोल रहा है ना, और ये नाटो लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको मदद नहीं दे रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, लड़ दोनों रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ना, तो किसका, यूक्रेन का और रसिया का। यहाँ पे डिप्लोमेटिकली हार माना जाएगा इन दोनों देशों की। नाटो को कोई इससे नुकसान नहीं है, अमेरिका को भी खास कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये क्या कर दिया, पूरी की पूरी तरह से इन देश कौन हो रहा है, देश बहुत पीछे जा रहा है। एक बार युद्ध होना मतलब 20 साल पीछे चले जाना, है ना। तो वही देश की जनता परेशान हो रही है। अभी भी ये लोग अपनी मूर्खता कर रहे हैं, अभी भी ये लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, है ना। इवन यहाँ पे रसिया भी अपना डिप्लोमेटिकली ये फेल हो रहा है। रसिया का क्या बोल रहा है, रसिया बोल रहा है कि इसके जो कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, कोई 4 बार इनकी मीटिंग हो चुकी है कि इसको बनाना है ना, ख़त्म करना है युद्ध को, तो कैसे किया जाए। रसिया बोल रहा है कि जो उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 2 देशों को, डोनेक्स है ना, लुहांस, तो बोल रहा है इनको अलग देश की मान्यता दो। क्रीमिया को जो मैं छीन लिया हूँ उसको बोलो वो रसिया का पार्ट है, अब मुझे नहीं लेना है। फिर बोल रहा है यूएस रसिया कि तुम कभी अपनी सेना नहीं रखोगे, नाटो में कभी मेंबर, क्या फालतू काम करता रहता है ना। रसिया की भी गलतियां यहाँ है, रसिया पे एक्चुअली समझ नहीं रहा है, रसिया के ऊपर क्या फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है ना, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, और इस पर ऑयल सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, है ना। इसको वो फालतू के जो ड्रामेबाजी कर रहा है ना कि पुतिन, कि इसमें ये मत करो वो मत करो, वो करने की बजाय इसको इन चीज़ों को इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, यूक्रेन को रखना चाहिए कि बहुत दिन तक युद्ध को नहीं खींचना चाहिए। ज़बरदस्ती युद्ध खींच रहे हैं, को समझ में नहीं आ रहा क्यों, अपने अपने ईगो को वो करने के लिए, मतलब कि हम अपनी देश की जनता के सामने ये दिखा सके कि हम जीत गए। रसिया ये चाहता है कि मैं रसियन को ये दिखाऊं कि मैंने यूक्रेन को वो कर लिया, यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अब ये नहीं देख रहा रसिया कि रसिया को कितना नुकसान होगा आने वाले समय में, इसकी इकोनॉमी या आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो जाएगी जब तक ये सैंक्शंस लगे रहेंगे, है ना। ये गरीब कंट्री में चला जाएगा, है ना। यूक्रेन तो भोग ही रहा है,
इसको ये करना चाहिए रसिया को कि इसको ये बोलना चाहिए ठीक है ये तुम्हारे पॉइंट मान रहा हूँ, अगर तुम्हारे इतने हितैषी हैं कौन से ये नाटो कंट्री वाले या पश्चिमी देश, तो यूक्रेन से ये बोलो कि तुम बोलो कि ये जो सैंक्शंस मेरे ऊपर लगाए हैं स्विफ्ट के और ऑयल सैंक्शंस, दुनिया भर के सैंक्शन, इनको ख़त्म करें, ठीक है, और तुम नाटो के मेंबर नहीं बनोगे, बात खत्म, और युद्ध को ख़त्म करो, है ना। लेकिन नहीं, ईगो आ जा रहा है बीच में, देश पीछे जा रहा है, जनता पीछे जा रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी ये कमियां हैं, तो ये मेन कहानी थी इसके पीछे की, ठीक है। तो नाटो का ये है चीज़ें हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए, रसिया को रोकने के लिए ही मेनली बनाया गया था, है ना, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध का माहौल चल रहा था। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी कि नाटो में क्या था, नाटो में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और ये देश आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं, है ना, चीज़ों में, और इन पर कोई अटैक इसीलिए नहीं करता है इन देशों पर, है ना, तो क्योंकि उनको पता है अगर एक पर अटैक करेंगे तो सभी लोग हम पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पे अगर इसका इतिहास देखा जाए तो जब अभी तो आज तक तो अभी कोई ऐसी परिस्थिति आई नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक पर अटैक करेगा तो पूरे के पूरे 30 लोग मिल करके एक उस कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन जब अभी कुछ टाइम पहले ट्रम्प जी की सरकार थी, यूएस में ट्रम्प थे, तो उनका कहना था कि इसमें बहुत सारी कंट्रियों में इंटरनल ये लोग भी पूरा का पूरा अपनी जीडीपी का 2% खर्च नहीं कर रहे हैं नाटो में, उसमें यूएस बस खर्च कर रहा है। तो ट्रम्प ये मानना था इनका कि मैं नाटो से अलग हो जाऊंगा। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों से ये पता चलता है, और कि बाकी बहुत सारे जो कंट्री हैं नाटो के, तो वो तो ये उसमें कम इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, आपके मिलिट्री में, है ना, मिलिट्री में कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे ऊपर कोई अगर संकट आएगा तो नाटो इस पर काम करेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है ना। तो इनके अंदर भी अभी बहुत सारा डिस्प्यूट है, और आज तक ये देखने को तो मिला नहीं है कि क्या ये अमेरिका जाके इन लोगों की मदद करेगा, क्या ये लोगों में अभी भी उतनी एकता है जिस एकता को या जिस उद्देश्य को लेके ये लोग काम किए थे, ठीक है। तो बहुत बार ये सब प्रश्न उठते हैं, है ना, और आर्थिक शक्ति उनको रोकने के लिए सब काम किया गया रसिया को, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मेरे से कमेंट करिएगा, पूछिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक भारत में एक नाटो एक अलायंस बन रहा है क्वाड का, है ना, क्वाड का एक अलायंस बन रहा है जिसमें इंडिया है और यूएस है, और तीसरा कंट्री है आपका जापान है, और चौथा कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। ये भी एक यहाँ पे बन रहा है पैसिफिक रीजन में, है ना, ये क्वाड बोला जाता है। तो इसको भी बोला जाता है कि ये एशियन नाटो है। तो नेक्स्ट बार हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करेंगे क्वाड के बारे में, कि जो क्वाड है तो इसका फ्यूचर क्वाड बनना चाहिए, भारत को इसका हिस्सा होना चाहिए, या इसका आने वाले निकट भविष्य में क्या उपयोग होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या कितने हद तक हमको आगे जाना चाहिए। क्योंकि अगर चाइना को हम लोगों को काउंटर करना है किसमें, आर्थिक रूप से, है ना, या मिलिट्री पावर के रूप में, तो हमको क्या है, अगर ये क्वाड बन जाता है तो ये हमको बेनिफिट देगा, ठीक है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है तो, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। लेकिन इस चीज़ की कितनी विश्वसनीयता है कि यूएस साथ देगा, क्योंकि आज तक यूएस का यही इतिहास है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है तो दो चीज़ें होती हैं। कोई जो देश होता है, तो आप मान के चलिए कि कोई भी कंट्री है, जितने भी विश्व में कंट्री हैं, सभी बोलते हैं ना कि वो उसका अच्छा दोस्त है, अच्छा अलायंस है। कोई किसी का ना दोस्त होता है और ना ही जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन होता है। सभी के अपने अपने व्यापारिक हित लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेड हित होते हैं, ट्रेड बेनिफिट जुड़े होते हैं। ट्रेड बेनिफिट मतलब व्यापारिक फायदे जुड़े होते हैं। जो जिसका व्यापारिक फायदा जिसके साथ जुड़ा होगा वो उसके साथ अलाइन हो जाएगा और वो उसका दोस्त बन जाएगा। व्यापारिक फायदे कम हुए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादातर यही होता है, ट्रेड बेनिफिट हर कोई देखता है, सभी देश देखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें को भारत की जो वो है गुट निरपेक्षता वाली नीति है, जो हम लोग की फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी गुट में शामिल नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। कौन कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है।
तो ये समय समय की बात होती है, ला ऑफ सिचुएशन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में इन मैटर पर बात करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद इनकमिंग बहुत सारे वीडियो होंगे, क्योंकि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि क्या भारत को आने वाले समय में अगर इकोनॉमिक पावर बनना है विश्व में, है ना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है, तो क्या क्या करना चाहिए, है ना, इन निकट भविष्य में किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा। उसके पहले हम लोग बात करेंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे कि यूएस सुपर पावर कैसे बना, है ना, इकोनॉमिक पावर कैसे बना, चाइना कैसे डेवलप किया, उसके पॉइंटों को भी हम लोग लेंगे जो अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। रसिया के उससे भी लेंगे अपन, चाइना से भी और यूएस से भी। फर्दर हम लोग एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और निकट भविष्य में कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए किन किन चीज़ों पर। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।